नमस्कार सबको। आज गांव फरमाई कला के अंदर देखिए, जहाँ पर हम बैठे यहाँ पर एक चीज से थोड़ी सीख लेनी चाहिए कि ज़्यादातर कहते ठोकर खाने के बाद अकल आती है, लेकिन आज का समय ऐसा नहीं कि आप पहले ठोकर खाओ फिर जाके अकल हो। जो चीजें पहले विदेश में होती थी जो भारत में लागू हुई वो तो चलो दूर की समझ नहीं, पर जो अपने शहर में हो रहा है उसको देख के भी हम समझ नहीं। गांव के अंदर आते हैं कुछ तो हमारे साथी या जानकारी ना होने के कारण योग को केवल आसन और प्राणायाम से जोड़ जोड़ के उसको इतना बुरा हाल कर दिया कि लोग योग से डरने लगे। योग में जाते उछल कूद करेंगे, हाथ पैर मरोड़ेंगे, फिर बुजुर्ग या और व्यक्ति कहते इससे हमारा क्या फायदा, जो है उससे भी खराब ना हो जाएगी। इसलिए निवेदन है कि योग को केवल आसन प्राणायाम ना वो हम करेंगे भी नहीं और करवाएंगे भी नहीं, उसका लाभ ही नहीं। दवाइयों का अगर लाभ होता तो शहर से गांव तक शायद कोई दवाई पहुंचने ही ना देता, सारी वही रखी। और जो दवाइयाँ ज्यादा खाते जहाँ पर सुविधा ज्यादा है वहाँ पर रोग ज्यादा है। जितने बड़ा कंट्री है भारत की बात करें तो जितनी अच्छी अच्छी राज्य है मुंबई दिल्ली के अंदर जाते वहाँ बीमारियाँ और ज्यादा है। माने दवाइयाँ जितनी ज्यादा लोगे उससे रोग बढ़ता रहे, कम नहीं होगा। यहाँ पर खुद देखिए, आप यहाँ पे रहते हैं कितने व्यक्ति हैं जो अपने आप को ठीक रखना चाहते हैं, व्यर्थ में बिना कारण के बीपी चेक करवाने आएंगे, शुगर चेक करवाने आएंगे। शरीर में कोई दिक्कत नहीं है पर चलो साथ गए हम चेक करवा ही लेते हैं। तो स्वाभाविक हो सकता है आप चल के आए हैं तो बीपी बढ़ जाता है क्योंकि लंबे कदम रख के आए हैं, या फिर खाना खा के आए तो शुगर ज़्यादा दिखा सकता है। तो जाने अनजाने में मानसिक रूप से बीमार होना शुरू कर देते हो और खुद को दवाइयों का आदी कर देते हो। दवाई समाधान नहीं है, इससे आप रोग बढ़ा लोगे। ठीक कैसे होगे? ठीक होने का बहुत सरल तरीका है। पहले जो बुजुर्ग व्यक्ति कह रहे थे कि हमने कभी योग नहीं किया, लेकिन वास्तव में आप सबसे अच्छा योग करते थे। खाने पीने में आपका सारा खाना क्या रहता था? चूल्हे की रोटी होती थी। हर रोटी के साथ थोड़ी थोड़ी राख खाते थे। वो राख आपका भूमि तत्व मजबूत करता था, ना तो उससे मोटे होते थे ना पतले होते थे। अब अगर जो व्यक्ति राख खाएगा तो मोटापा कम हो जाएगा और पतला है तो थोड़ा थोड़ा मोटा आना शुरू हो जाएगा। चूल्हे की रोटी नहीं बना सकते, काम करो राख जरूर मिल जाएगी। देसी गाय का गोबर उसकी राख निकाल लो, छान कर ले आओ। खाना खाने के तुरंत बाद बच्चों से शुरुआत कर लो, उनको प्रसाद के रूप में चटवाओ। धीरे धीरे आप अंतर महसूस करोगे, वो जो कमियां थी बच्चों के अंदर पूर्ति होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि हमारा शरीर पंच महाभूत से बना है और पहला रहता है भूमि के अंदर। वो भूमि के अंदर जो 18 तत्व सारे के सारे शरीर में पूर्ति होगी जब आप राख का सेवन करते हो। तो एक नियम जरूर रखना, खाना खाने के बाद प्रसाद के रूप में केवल राख को चाटना शुरू कर दो, आपके अंदर काफी अंतर आना महसूस हो जाएगा और आप अपने आप को ठीक कर लोगे। दूसरा रहता है कि शरीर में रोग का कारण क्या है। रोग का मुख्य कारण क्या रहता है? ये आपने अपने शरीर के अंदर गंदे तत्व ज्यादा इकट्ठे कर लिए, माने गंदगी। कोई भी चीज हो अच्छी हो बुरी, उसके अंदर बुरी चीजें बनती है। जैसे पेट्रोल है, गाड़ी चलेगी तो उसके अंदर कार्बन आता रहता है, आप डीजल चलाओगे तो भी आता है। वैसे हम खाना खाते हैं, अच्छी चीज होती है, सख्त धातु बन जाती है, निर्माण होता है, लेकिन उसके बाद कचरा क्या बनता है? मल मूत्र के रूप में, पसीने के रूप में, नाक में कफ के रूप में, आंखों में यहाँ पर जो गंदगी पहले जमती थी आजकल जमती नहीं, क्यों? मिट्टी के पास जाते नहीं, कान में से गंदगी निकलती है। इस तरह करके शरीर में 16 तरह के वेग होते हैं जो गंदगी निकालता है। हमने उन सारों को रोक दिया। अब मेरे पेट में अफारा आ रहा है, गैस बनी, मेरा मन करे गैस निकालू, एक बार रिलीज कर लो, लेकिन व्यवस्था ऐसी नहीं कर सकता। लोग सोचेंगे बेइज्जती होगी, शर्म आ गई, नहीं करोगे वो अंदर चढ़ जाएगी। फिर दिमाग में भारीपन, चिंता, तनाव, बिना कारण का गुस्सा, झुंझलाहट, चिड़चिड़ाहट रहेगी। इसी तरह महिलाओं में ज्यादा दिक्कत रहती है, कारण वो पेट साफ नहीं करती। कई तो इतने बुद्धिमान होती है, शादी पार्टी में जाती है ना, कहते हैं तुम्हारे घर पे पेट साफ होगा, बाहर चले हफ्ता लगाए हो, पेट साफ नहीं करते। शरीर में गंदगी रहेगी, बीमारी सफाई में होती है कि गंदगी में होती है? जहाँ गंदगी वहाँ बीमारी। अब गंदगी शरीर के अंदर लिए घूम रहे हैं तो आप बीमार अपने आप हो जाओगे। दूसरा, शहर के अंदर हमने खुद ने देखा, कई महिला विद्यालय के अंदर जाके वहाँ पता चला कि शौचालय की सफाई ना होने के कारण गुड़िया क्या कहती है, बाथरूम नहीं करके आती। अब बाथरूम तो आएगा तो क्या करेंगे? पानी नहीं पिएगी। कहते पानी पिएंगे तो बाथरूम करना पड़ेगा, इससे बढ़िया काम करो पानी ना पियो। जो बच्चियां पढ़ रही है पानी नहीं पिएंगी, शरीर के अंदर गर्मी बढ़ जाएगी। तो सारों से बड़ी दिक्कत क्या है जो आजकल आ रहा है? गर्भधारण नहीं हो रहा, 2 महीने में बच्चा गिर रहा है, ठहर नहीं रहा, या मासिक धर्म महीने में तो पीड़ा भयंकर है, गांठें निकल रही शरीर के अंदर से, पुरुष के अंदर भी रोग आने शुरू। सिर्फ एक ही कारण
कि पानी की कमी करनी है। पानी कितना पीना चाहिए? सरल रूप में क्या पहले भी बताया था कि जितना वजन हो उसको 10 से भाग करके 2 घटा दो। अगर याद ना रहे तो एक सरल सा सूत्र है, अगर मूत्र के रूप में पीलापन आ रहा है, जब पेशाब करता है तो पीला आ रहा है, इसका मतलब शरीर में गर्मी ज्यादा है। तो जैसा पानी पियो वैसा आना शुरू हो जाए। यह साफ पानी है तो आपके शरीर का तापमान ठीक है, नहीं तो आप बीमार। अब कैसे जाने कि ठीक है कि नहीं? गर्मी बढ़ेगी तो शरीर के अंदर सबसे पहले क्या होगा? जुकाम बढ़ेगा, आपको कफ बहुत होएगा, नजला बढ़ जाएगा, जो बताएगी आपके शरीर का तापमान बढ़ रहा है। शरीर अपना एसी ऑन करता है ताकि नाक से हवा जो जाए वो ठंडी होकर अंदर जाए, इसलिए आपको जुकाम किया जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं? सीधे डॉक्टर के पास भागते हैं, हमें जुकाम हो गया, एक काम करो गोली दे दो। उस कफ को आप सुखा लेते हो, सुखाओगे तो क्या होएगा? बार बार यही प्रक्रिया करोगे, श्वास नली सूखती जाएगी, उससे दमा या अस्थमा नाम का रोग हो जाए, सांस फूलना शुरू हो जाए, सांस नहीं आएगा। बीमारी नहीं थी, हमने हमारी थोड़ी सी नासमझी के कारण उसको बीमार कर लिया। जुकाम अगर हो जाता है, स्वाभाविक है, वातावरण में परिवर्तन है, दिन में और रात को जो ठंड होती है, दोपहर में गर्मी होती है, तो कोई दिक्कत नहीं, आ जाता है। तो 2 दिन 3 दिन की प्रक्रिया इसकी होती है। तो इसमें दूध का सेवन अच्छे से करो, लस्सी का सेवन अच्छे से करो, आप कभी बीमारी नहीं होगी। दही लो, दही की प्रकृति गर्म होती है, अगर वो खट्टी है तो मत लेना, अन्यथा आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और ज्यादातर डॉक्टरों के पास जाएंगे, जुकाम खांसी जब भी होगी आपको कहेंगे दूध वगैरह बंद कर दो, कारण वो ठंडक देने वाले हैं। अगर ठंडक देने वाली चीजें ग्रहण नहीं करोगे तो शरीर और कफ बढ़ाएगा, और उसका एक ही समाधान है, गोली देकर आप उसको सुखाते रहोगे तो आप और बीमार हो जाओगे। और अगर आप गोलियों से बचना चाहते हो तो शरीर की सुनो, कौन से गाय भैंस को आप जुकाम की गोली देते हो? सर्वाइकल की गोली देते हो, माइग्रेन की गोली देते हो, कमर दर्द की गोली देते हो, घुटनों की गोली देते हो? कोई गाय भैंस लेती दिखाई दी? किसी बकरी ने, कुत्ती ने, बिल्ली ने, किसी ने बिल्ली हो, इंसान को छोड़ के। कहते सबसे बुद्धिमान जीव कौन है? इंसान। सबसे ज्यादा बीमार कौन है? इंसान। गोलियां कौन खाता है? इंसान। तो इसलिए अपने आप को प्रकृति से जोड़ना पड़ेगा। जो प्रकृति से कैसे जुड़ोगे कि किस समय क्या होता है। अब हम बच्चों को कहते हैं कि हमें ड्राई फ्रूट खिला दो बच्चों को अच्छे से। अगर ड्राई फ्रूट दोगे, माने ड्राई फ्रूट बना किसके लिए? पहले उसको समझो। जो बादाम अखरोट वगैरह देते हो ना, ड्राई फ्रूट होता है, सूखा फल जो होता है उसे कहते हैं। अब प्रकृति देखी, जहाँ पर ठंड बहुत ज्यादा है, बर्फ बहुत ज्यादा गिरती है, वहाँ पर पाचन तंत्र कमजोर होता है, क्योंकि पाचन तंत्र हमारा सीधा सूर्य देव के साथ चलता है। सूरज उगता है तो अंदर के अंग काम करना शुरू करते हैं, नहीं उगे तो कम हो जाता है। तो इसलिए परमात्मा ने कहा यहाँ वाले व्यक्ति रोटी तो खा नहीं सकते, इसलिए वहाँ पर अनाज भी नहीं होता। जम्मू कश्मीर जाके देखना, वहाँ पर गेहूं की फसल नहीं होती, क्योंकि बर्फ ही बर्फ होती है। वहाँ कैसी, भारत की बात करते हैं, अब बर्फ नहीं होगी तो उन्हें पेट में ऊर्जा मिलेगी, काम कैसे करेंगे? तो परमात्मा ने वहाँ पर सेब और ड्राई फ्रूट जो सूखे फल वहाँ पर ज्यादा उत्पन्न किए। इतने से एक मुट्ठी बादाम खाओगे उसमें इतनी ऊर्जा हो जाएगी जितनी कई रोटियां खाने में। उनको इसलिए दी क्योंकि पचा नहीं सकता, तो खाने से अगली चीज तैयार करके दे दी। हम अगर खाएंगे तो हमारे अंदर ऊर्जा बढ़ जाएगी, गर्मी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो बच्चों को ज्यादातर कहते हैं बादाम खाने से दिमाग तेज होता है, ऐसा बोलते हैं बार बार, या एड मशहूर बहुत आती है, बादाम खिलाओ बच्चों का तेज होगा दिमाग। अगर बच्चों का दिमाग तेज होता है तो जम्मू कश्मीर में तो साइंटिस्ट पैदा होने चाहिए थे, जहाँ पर उगते वहां तो वैज्ञानिक होने चाहिए थे, वहां तो कोई नहीं है। इसका मतलब हमें बिना कारण की वो चीजें बता बता के जरूरत बना दी। जैसे घर पे आप बाथरूम में जाते हो, नहाने के लिए पहले तो सिर धोते थे दही से, लस्सी से, मेट से, किसी के बाल खराब नहीं होते थे। अब 10 तरह की शैम्पू, उल्टे नीचे बोतल वाले, जिसका मुंह नीचे सिर ऊपर, ऐसी बोतलें रखी हुई। व्यर्थ का खर्चा तो है ही है, इससे नुकसान आपकी आंखें खराब हो रही है, प्लास्टिक बहुत ज्यादा, बाल खराब और उसकी नमी खत्म होती जा रही। अगर नहीं सुधरे तो लास्ट में ट्रीटमेंट लेवल बढ़ाते रहेंगे, आखिरी में अब तो बाल नहीं बच सकते, फिर क्या करेंगे? उखाड़ के नए लगा देंगे, यही करेंगे। तो पहले वो उखाड़ेंगे फिर आपको लगाएंगे। तो कोशिश क्या करें? प्रकृति जो चीज आपके घर पे हो, एक खुद का प्रयोग करके देखना। लस्सी से हमारी दादियों की पूछ क्या हो, घी लगाती थी पूरे आखिरी तक, उनके बाल खराब नहीं होते थे। अब घी लगा दे तो कहते दुर्गंध आती। एक काम करो, शनिवार को या एक दिन रात को लगा लो, दिन में धो लो। धो किससे? आप नींबू से धो सकते हो, लस्सी से धो सकते हो, या फिर मुल्तानी मिट्टी का पानी, मुल्तानी मिट्टी या तो साबुन की तरह लगा लो, जिनके बाल छोटे वो तो, बड़े तो मुल्तानी मिट्टी का पानी कर लो। जैसे रात को एक डब्बे में आधे मिट्टी भर दी, उसको पूरा पानी से भर लो, सारी रात भीगा रहने तो सुबह उसको अच्छे से हिला लो, जो गिदला पानी हो जाएगा उसको बालों के ऊपर वैसे ही लगा लो, 15-20 मिनट छोड़ो, उससे धो लो। इसको और अच्छा करना चाहते हो उसके अंदर एक नींबू निचोड़ लो, और अच्छा, फिर भी और भी अच्छा करना चाहते हो तो इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर आधा चम्मच डाल लो, इसका लेप लगा के अच्छे सिर पे लगा लो, 15-20 मिनट छोड़ो, फिर धो लो, फिर देखना आपके बाल एकदम स्वस्थ हो जाएंगे। साथ में यहाँ पर जो रूसी होती है, बाल खराब होते वो नहीं होंगे, सिर्फ इतना। हाँ जी, सिकरी हो जाएगी बिल्कुल।
आप कितनी मर्जी दवाई ले लो, नहीं होगी, एक बार होगी फिर दोबारा हो जाएगी। ऐसे तेल आपको बताते इससे ये हो जाता है वो होता है, उनको तो चलो रुपए मिलते हैं। सबसे बड़ा केस तो इनके ऊपर होना चाहिए जिनको देखकर हम प्रभावित होते हैं, चाहे वो खिलाड़ी है चाहे कोई फिल्म बनाने वाला है, वो धन के रूप में हमें गलत जानकारी देता है। मान लीजिए मैं किसी खिलाड़ी को पसंद करता हूँ, वो आके कहेगा कि ये चीज खाओ इससे आपका पेट साफ होएगा, या ये चीज खाओ इससे हाइट बढ़ेगी, ये चीज खाओ इससे बाल बढ़ेंगे, मुझे वो अच्छा लगता है तो मैं देख के ले आता हूँ। वास्तव में उसको तो रुपए मिले, हम तो ऐसा ऐसा बोलते हैं इतने करोड़ों रुपए दूंगा, उसके बोलने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम जो गाँव के भोले व्यक्ति हैं, आम व्यक्ति हैं, वो सोचते हैं ये अच्छा है तो हमें भी अच्छी चीजें बताएगा, उसके कारण वो चीजें हम घर पे ले आते हैं और उससे बीमार हो जाते हैं। आर्थिक रूप से होते हैं क्योंकि चीजें महंगी बहुत आती है, हम बिना कारण के लाते, आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, साथ में बीमार होकर दवाइयों के पैसे और देते हैं तो और बीमार हो जाते हैं। तो योग को जीवन में अपनाओगे तो आपकी इन चीजों से बचाव हो जाएगा। कैसे होगा? घर परिवार टूटा कैसे? महिलाओं से। महिलाओं को उन्होंने विचलित किया। पहले महिलाएं क्या करती थी, घर पे जैसे खाली होती थी अपने कोई काम लग जाती थी, कोई स्वेटर बुनने, कोई कढ़ाई सिलाई, खाली है ये काम लगा दिया। अब खाली होगी तो टीवी देखेगी या फोन देखेगी, और कोई काम नहीं है। टीवी और फोन में क्या आएगा? वही चीजें जो परिवार को तोड़ती। एक ऐसी चीज उसकी सीरियल नहीं दिखाएंगे जिससे परिवार जुड़ सके या एक दूसरे की कमियों को छुपाया जाए, उभारा जाए। जैसे रिश्ते क्या बना दिए कि सास बहू ननद का रिश्ता बहुत अच्छा होता था, लेकिन अब तो ऐसे बनाती जैसे दुश्मन है। देख देख के खुश नहीं, विवाह नहीं हुआ पहले ही बच्चे के मन में डाल दी कि सास तो बहुत खतरनाक चीज है, जाते अपना प्रभाव जमाना शुरू कर देना नहीं तो आपको दबा देगी, ऐसे करके। और ये चीजें कॉलेज विद्यालय के अंदर गए तो वहां पता चला, जैसे किसी गुड़िया की शादी होगी परिवार के, अब वो पढ़ाई भी करती है वहां भी जाती है, अब घर में कोई भी दिक्कत होती है, परिवार आपस में बातचीत होती है, वो जाकर अपनी सहेलियों से चर्चा करती है कि मेरी सास ने ऐसे कह दिया। अब वो बच्ची भी तुलसी की मानसिक स्तर की, उसे थोड़ी पता क्या कहना, वो उसको गई तो उसका सामना कर ले, कहना ना मान, खाना ना बना। समान बुद्धि के व्यक्ति उतने ही होते हैं। और उसकी जगह पहले चर्चा किससे होती थी? अपने माँ से, बड़ों से। वो कहते कोई बात नहीं बेटा, घर के ही अपने सदस्य, रहना उसी घर में, लेकिन मान किसके रहे? उनसे। और वो कहाँ देख देख के? वो भी टीवी में देख देख के। हाँ भी सबसे बड़ा मैं, अपनी पूर्ति करोगे फिर तो ठीक है। इसी कारण परिवार बिखरता बिखरता इतना बिखर गया। अब अगर पति पत्नी में रहते तो भी लड़ाई करते हैं व्यर्थ में, बिना कारण की, कारण अपने आप को ना समझने का। तो जिस घर में टीवी और फोन को प्राथमिकता है वो परिवार बिखरता रहेगा। नियम बना लो कि कम से कम टीवी और फोन को घर में रहने देंगे, परिवार फिर से जुड़ना शुरू हो जाएगा। शारीरिक रूप से बीमार नहीं हो आप, शरीर से मुझे कोई रोग नहीं है, लेकिन मानसिक रूप से हम बीमार हो गए, मानसिक रूप से बेकार हो गए, बिना कारण का गुस्सा करते, चिड़चिड़ाहट रहती, काम में मन नहीं लगता, एक दूसरे की कमी निकालने की बहुत प्रयास करते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? सुबह 4 से 6 बजे के बीच में पेट साफ करना है। सुबह 4 से 6। पहले ये व्यवस्था गांव के अंदर थी। गांव के अंदर कैसे थे? शौच के लिए गांव से बाहर जंगल में जाते, तो वो अंधेरे में करके आते थे, तो जाने अनजाने में वो योग अपने आप हो जाता था। आजकल हमें बताना पड़ता है कि 4 से 6 बजे का समय पेट साफ का होता है। पहले ये चीज आप बिना बताए करते थे, जैसे बुजुर्ग कहते हैं योग की आवश्यकता नहीं, पहले तो वैसे ही हो जाता था बिना बताए। तो सुबह पुरुष अपने जाते थे, महिलाएं अपने जाती, सुबह सुबह पेट साफ, गंदगी निकल गई, उसके बाद भोजन करते थे। जिसका पेट साफ हो गया, शरीर से गंदगी निकल गई, तो अब उसे भूख भी अच्छी लगेगी, खाया हुआ शरीर को लगेगा भी। और आजकल बच्चे सुबह पेट साफ नहीं करते, खाना खा के नहीं जाते, सीधे स्कूल जाते, फिर उनको चक्कर आते हैं, फिर उसकी दवाई लेते हैं, दवाई से कब्जी और बढ़ जाती है, और दिक्कत बढ़ जाती है, फिर बच्चे का बीपी बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाता है। समस्या क्या थी? पेट साफ ना हो। तो बच्चों का पेट साफ नहीं होता। वो कहते हैं बच्चे लेट उठते हैं, 6 बजे तक नहीं उठते। फिर पता है कि लेट क्यों उठते हैं? उसका कारण देखा तो बच्चे सोते ही रात को 11-12 बजे। जो बच्चा रात को 11-12 बजे सोएगा, सुबह 4 बजे 5 बजे कैसे उठेगा? उसमें गलती निकाली, फिर पता चला कि जैसे ही इकट्ठे होते हैं शाम को फोन देखते हैं, टीवी देखते हैं, या बातचीत कर करके अपना समय व्यर्थ करते हैं। हमारे गांव का जो आधार था, सूर्य देव के साथ काम चलता था। सूरज उगा, काम में लगे, सूरज छिप गया, काम बंद हो गया। सूरज छिपने के साथ साथ रोटियां खा ली जाती थी गांव के अंदर, आजकल नहीं खाई जाती। अगर आप 6 बजे रोटी खाओगे, 7, 7:30, 8 बजे नींद आ जाएगी। अब बच्चा खाना ही 10 बजे खाएगा, बच्चा तो कहाँ खाएगा? माँ बनाने के लिए 10 बजे जाएगी, माँ जाती 10 बजे बनाने, तो बच्चा 11 बजे खाएगा, तो सुबह 5 बजे 6 बजे नहीं उठ सकता। तो जिम्मेवारी माँ की बनती है। माँ क्या ध्यान रखेगी? भोजन समय पे बनाए, उनको भोजन करवाए। और सबसे बड़ी गलती, भोजन कराते समय बच्चे को फोन ना दे, अन्यथा वो और विकृत हो जाए। उसे पता ही नहीं चलेगा कितना खाना है कितना नहीं खाना। उस कार्टून को, इस फिल्म को देखने के चक्कर में रोटी 1 से 2, 2 से 3 फालतू खा जाता है। फिर शरीर को पचाने में जोर आता है, फिर उसको उल्टी भी हो सकती है, भारीपन भी आ सकता है, चक्कर भी आ सकता है। तो इन चीजों का आपको छोड़ना पड़ेगा। तो गाँव की जो वास्तविक, जो गाँव बनता था, उन चीजों पर वापिस आओगे तो ठीक हो जाओगे।
दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत हमारे गांव के सबके सदस्य के अंदर रहती है, गांव में योग नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर गांव के अंदर किसी का बीपी नहीं बढ़ा हुआ तो योग करने की कोई जरूरत नहीं, किसी को शुगर नहीं है तो योग की कोई जरूरत नहीं, किसी के घुटनों में दर्द नहीं है तो योग की आवश्यकता नहीं, किसी के कमर दर्द सर्वाइकल ये रोग नहीं है तो गाँव में योग का कोई काम नहीं। लेकिन अगर ये दिक्कत है इसका मतलब गाँव वाले बीमार है। बीमार कैसे हुए? इन्होंने तो बर्गर पिज्जा नहीं खाए या गंदगी नहीं खाई, फिर कैसे बीमार हो गए? इसका मतलब इन्होंने दिनचर्या में कुछ ना कुछ कबाड़ा कर लिया, कुछ ना कुछ कचरा कर लिया, इस कारण दिक्कत आई। अब गांव के लोग कहते चाय के बिना तो बात नहीं बनती। घर में कोई व्यक्ति आए उसे चाय का ना पूछे तो अपमान समझते हैं। 1864 के समय पहले शुगर मिल लगी थी, उससे पहले चीनी नहीं खाते थे भारतीय लोग। पहले हाइट लगभग 6 से ऊपर होती थी पूरे गांव के बच्चों की, 6 फुट से लंबे लंबे बुजुर्ग मिल जाएंगे, युवा कम मिलेंगे। अब वो कहते हैं हमारे कुछ नहीं हुआ, आपके तो कुछ नहीं हुआ, आपके जो जीन है कमजोर हुए, वो हाइट 7 से 6.75 पे आई, 6 से 5.5 तक आई, अब बच्चों की हाइट छोटी छोटी होनी शुरू हुई। आपको तो नुकसान नहीं है, मेरे दादा दादी को तो वो कहते कोई दिक्कत नहीं, नुकसान उन्होंने झेल लिया क्योंकि उनका शरीर मजबूत था, वो चाय पीते थे भरपूर, प्याले के रूप में भर भर के पीते थे। अब तो गांव में भी कम होगी, पहले तो प्याले पीते थे, इतने बड़े बड़े, नुकसान होने लगे ना, चाय की मात्रा कम होगी, अब कप का आकार भी छोटा होगा, गाँव के अंदर पीते हैं लेकिन काफी पहले से सुधार है। पहले तो बहुत पीते थे भर भर के, जैसे चाय क्या अमृत का प्याला है, घर पे बैठे बैठे चाय बना लो, चाय पी लो, अब कमी है। लेकिन धीरे धीरे इसको छोड़ दोगे तो आपके अंदर लाभ नहीं, आने वाली जो जनरेशन है, जो नई पौध उत्पन्न होगी वो थोड़ी मजबूत पैदा होगी। ज्यादातर कहते हैं हमारे पहले ये चीजें होती थी कि हमारे पीढ़ियों में ये चीज चल रही है कि वो युवा है, हट्टे कट्टे हैं, स्वस्थ है तो परिवार स्वस्थ रहेगा। आजकल बीमारियां हैं, माँ बाप को बीपी है तो बच्चों में बीपी है, माने बच्चों का बीज खराब करते जा रहे हो। माँ का गर्भ कमजोर है, बदपुरुष की धातु कमजोर है, संतान अपने आप कमजोर। हम बीमारी लिए घूम रहे हैं तो देश के लिए नहीं कर सकते, कम से कम अपने परिवार के लिए करो। अगर आप बीमार हो या तो विवाह ना करो, विवाह करोगे संतान हो गई, एक बीमारी और पैदा कर दी, खुद तो ठीक हुए नहीं, एक नई बीमारी पैदा करके अपने परिवार को दुखी कर दी। जिस बच्चे की कोई गलती नहीं है उसको बीमार किसने किया? हमने। तो पहला नियम कि आप अगर स्वस्थ हैं तो ही विवाह करें, तो ही संतान उत्पन्न करें, अगर नहीं है तो आप ये चीज ना करें, नहीं तो आप पाप के भागी हो जाएंगे कि जिस जीव की गलती नहीं उसे बीमारी के साथ उत्पन्न कर रहे हो। बच्चे भी शुगर लेके पैदा हो रहे हैं, 5-5, 6-6 साल के, कहते इसके शुगर बढ़ा हुआ है, इसकी बीपी बढ़ा हुआ है। क्यों बढ़ा हुआ है? क्योंकि पीछे बीज और भूमि दोनों ही कमजोर है। ठीक कैसे होगी? इसके लिए आपको आधारभूत नियम के भोजन को शुद्ध करना पड़ेगा। 3 स्तर होते हैं, अन्न, तन और मन। जैसा होगा अन्न वैसा बनेगा तन, और जैसा होगा तन वैसा होगा मन। अब मन से सब बीमार है, मन का उपचार कर रहे हैं, किसी को गुस्सा है, किसी की डिप्रेशन है, किसी की स्ट्रेस है, मन नहीं लगता, पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे कहना नहीं मानते, मन के रोग हो गए ना, दिमाग के रोग हो गए। ये कारण क्या हो? इसके शरीर में क्षमता नहीं है, शरीर में जान नहीं है, इसलिए चिड़चिड़ाहट आए थे, गुस्सा आ जाता है। शरीर क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि उसका अन्न खराब है। अन्न खराब कैसे है? हमें जो सब्जियां फल मिलते हैं वो सीधा टीके से जल्दी तैयार किए जाते हैं। जो सब्जी 2 से 3 महीने में तैयार होनी थी, सिर्फ अपने लालच के लिए हमने क्या किया, 15 से 20 दिनों में उसे तैयार कर दिया। अब जो समय सब्जी का कम हुआ है तो हम खाएंगे तो हमारे अंदर में कमी आएगी। क्या कमी आएगी? जो चीजें हम बुजुर्ग मानते थे 60 साल के बाद वो बुजुर्ग होना शुरू करते हैं, बुढ़ापा आना शुरू होता है, लेकिन अब वही बुढ़ापा 30 से 40 में आना शुरू हो गया। सब्जी कौन सी खाई? जो जल्दी पैदा हुई। फल कौन से खाए? जो पौधा 7 से 8 साल में फल देता है, अब वैसे हाइब्रिड करके हमें दिया जाता है, 3 से 4 में फल देना शुरू कर देता है। जो ऊर्जा एक पौधा पूरा मजबूत होएगा, पूरी जान उसके अंदर बनेगी 7 साल में, उसके बाद फल देगा, उसका स्वाद अलग होगा, उसका रस अलग होगा, उसके अंदर जो तत्व है वो भी अच्छे होंगे। लेकिन वही पौधा आप 3 से 4 साल या 2.5 साल में तैयार कर लेते हैं। हाइब्रिड हमारे शरीर के अंदर है, बच्चों की ग्रोथ जल्दी होगी। जो मासिक धर्म या प्रकृति परिवर्तन होता है 16 से 18 साल में होता था, आजकल 9 से 10 साल में होगा। तो माने शरीर कच्चा है, परिवर्तन आ गया तो शरीर को नुकसान भी, तो आगे जो बच्चे पैदा हुए वो भी कमजोर, सिर्फ और सिर्फ हमारी नासमझी। अब इसको कैसे ठीक करें? बाजार में सब्जी ऐसी मिलती है, गांव के अंदर घर के अंदर कम से कम इतनी कच्ची जगह जरूर रखना कि आप अपने परिवार के, पड़ोसियों के नहीं, अपने परिवार को अच्छी सब्जी दे पाओ। सब्जी खरीदनी क्यों पड़ती है गांव वालों को? हमारी आलस्य के कारण। वहां से मिल तो रही है, खरीद लो, 10 रुपए 20 रुपए 50, नहीं, आप जहर लेके आ रहे हो। अमेरिका या बड़ी कंट्री क्या करती है? 0% पेस्टिसाइड लगाती है, माने कम से कम वो दिखाते भी नहीं, तब जाके उस फसल को खाते हैं। और हमारे यहाँ पे पेस्टिसाइड भेज दिया, हमें क्या बताया गया कि जनसंख्या ज्यादा है, उत्पादन ज्यादा होना चाहिए। 1965 के बाद जो हरित क्रांति के नाम पे जहर दिया गया था कि आप ये यूरिया डालो, इससे उत्पादन बढ़ेगा। यूरिया का प्रभाव आप, हमारे तो पंजाब पास नहीं है, वहां देख लो आप, कुछ स्थान ऐसे जहाँ पे घेराबंदी कर दी कि इसके अंदर अगर आपने पैर भी लगा तो त्वचा रोग हो जाएंगे, कैंसर हो जाएंगे। कैंसर ट्रेन चलती है बठिंडा से आगे,
क्यों चलेगी? उसने क्या अलग किया ऐसा? उसने क्या किया? उत्पादन के लालच में हमें क्या कहा कि आप पैसा ज्यादा होगा तो आमदनी दिखाने के लिए थोड़े से फसल के अंदर जहर डाल के उसको कई गुना बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे पंजाब वाले तो ये भी कहते हैं जितना फसल आप 6 महीने में कमाते हो उतने तब ज्वार बेच देते हैं, और उनकी ज्वार देखना 6-6, 7-7, 10-10 फुट लंबी है। क्यों? क्योंकि जहर भरपूर डाल रहे हैं। जहर भरपूर ज्वार कौन खाएगा? हमारे पशु खाएंगे। दूध कौन पिएगा? हम पिएंगे। तो जहर हमारे अंदर आ गया। धरती तो खराब की, उस जीव को खराब किया। जीव आजकल खाली क्यों निकलते हैं? उनको क्या दिक्कत आ गई? क्यों दूध कम होता जा रहा है, पशु खराब होते जा रहे हैं? कारण हम उनको जहर दे रहे हैं। पुण्य के रूप में पाप कमाना शुरू किया था। कोशिश क्या करनी है? जीवों को जहर से मुक्त करना पड़ेगा, वो और हमारी जिम्मेवारी, और कोई नहीं है। आज नहीं 10 साल बाद आप खुद से जैविक खेती के ऊपर आओगे। आज तो कह रहे हैं ना बार बार कि हम भी खाद का प्रयोग कम से कम करो, देसी खाद का प्रयोग करो। 10 साल बाद आप मजबूरी में करोगे, और तब तक जमीन भी खराब कर चुके होगे और आपके पास करने के लिए कुछ बचेगा नहीं। तो कोशिश करो घर के अंदर, घरकों के लिए, सिर्फ परिवार के लिए अच्छी सब्जी घर के अंदर उत्पन्न करो। अरे इतनी सी जगह में इतना धनिया हो जाएगा, इतनी मेथी हो जाएगी, इतनी पालक हो जाएगी, आप खाओगे, साथ में पड़ोसियों को भी दोगे। लेकिन हुआ क्या? शहर के अंदर बंद मकान बहुत अच्छे होते हैं, कोठियां बननी चाहिए। घर का, गांव का हर व्यक्ति कोठी बनाता है, कच्चा आंगन दिखने ही नहीं देना चाहता। और जो कच्चे आंगन में नहीं घूमेगा वो बच्चा मानसिक रूप से कमजोर रहेगा। कारण आपके पैर की पगथली और हथेलियां ये ऊर्जा स्रोत होते जो खींचते हैं ऊर्जा, देते भी और लेते भी। जो बच्चा मिट्टी के अंदर हाथ लगाता है इससे रोज 10-15 मिनट, उसका शरीर का विकास और ही होता है। तो घर के अंदर बच्चों को एक तो पौधा लगाने की क्षमता दिखाओ कि बच्चे ये पौधा है, इसकी सेवा करो, लगाना शुरू करेगा। आप क्या करते हो? पोछा मार के ऐसी टाइलें होती है, इससे तो कोई लाभ नहीं। तो घर के अंदर कच्चा आंगन बहुत जरूरी है। कच्चे आंगन का दूसरा लाभ क्या होता था? एक परिवार का जितना पानी होता था नहाने का या अन्य जो होता था वो सूख लेता था, जाएगा कहाँ? धरती के अंदर। अब क्या है? नालियां बना दी गांव के अंदर, हर घर से नाली होके जाती है। उस पानी में पहले कचरा नहीं होता था क्योंकि आंगन में साफ पानी होता है, धोया वहीं निकाल के सूख जाता था। अब एक एक घर से इतना पानी जाता है। गांव का जोड़ पहचान होती थी, जोड़ तालाब गांव की पहचान थी, जहाँ से पशु पानी भी पीते थे, स्नान भी करते थे। कई जोड़ इतने साफ होते थे जहाँ से हम पानी खरीद भर भर के लाते थे, उसे पीते थे। अब क्या हुआ? गांव की पहचान जोड़ है, आपके पक्की नालियां करके सारा गंदगी उस जोड़ में चलेगी और उस जोड़ में पशु जा नहीं सकता। हमारी जो शक्तियां थी, जो अच्छी चीजें थी, उन्हें ही हमारी कमजोरी बना दिया गया। सिर्फ ये चीज कि आप शहरीकरण करो, शहरीकरण करो, और जिस गांव का शहरीकरण हुआ वो गांव वास्तव में बहुत पीछे चला गया। सुधरोगे नहीं, कोई बात नहीं, हम नहीं सुधरे, नई पीढ़ी आएगी, उससे सुधरना पड़ेगा। हम बच्चों को क्या देके जा रहे हैं? जहर देके जा रहे हैं। बोरिंग करवा सकते हो, घर घर में बोर करवा लो अपना, जितना पानी होगा एक तो जमीन में जाएगा, एक साफ पानी देगी, क्योंकि ज्यादा गंदगी भेजो तो भर जाएगा। तो आप व्यवस्था कर सकते हो, 3-4 घर मिलके इस चीज को कर सकते हैं, 5 घर मिलके कर सकते हैं, करना पड़ेगा। राजस्थान में कुछ गांव अपने चोपटा साइड जाते हैं, उन्होंने यही किया है, बोर करवा लिया घर के अंदर। घर का सारा पानी बाहर जाने नहीं देना, चाहे कुछ भी हो जाए। घर का पानी नहाने का, रसोई का, इतना ही पानी आता है, सारा बोर में जाता है। जमीन का स्तर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब भूमि कठोर हो रही है ना, कारण ये कि उसकी नमी खत्म हो रही है। नमी खत्म क्यों है? क्योंकि हमने बोर चला चला के, मोटरें, समर्सी मोटरें लगा लगा पानी सारा निकाल लिया। धरती के नीचे कोई तालाब नहीं बना हुआ, कहीं सोचो नीचे बोर से कोई तालाब बने, यहाँ से पानी सोखता है, रिस रिस के नीचे इकट्ठा होता है, नमी रहती है मिट्टी में। जब पानी खींचते हो ना मोटर से तो वहाँ खड्डा बन जाता है, और वो रिस रिस के उस खड्डे को भरता रहता है। अब ऊपर से पानी जाएगा नहीं, नीचे से निकालते रहोगे तो जमीन सख्त हो जाएगी, सख्त होगी, उसके अंदर कुछ उत्पन्न नहीं होता, जमीनें बंजर हो जाएंगी। यही नियम हमारे शरीर पे लागू होते हैं। आप पानी की कमी करोगे, शरीर सख्त हो जाएगा, नमी खत्म हो जाएगी, अंग काम करना बंद कर देंगे, आपको बीमारियां हो जाएगी। तो प्रकृति जैसा करती है वैसा शरीर करता है। तो शरीर के अंदर गर्मी नहीं बढ़ने देनी, चाहे कुछ भी हो। गर्मी बड़ी, रोग आपके तैयार है। कैसे? एसिडिटी बनेगी, उससे जोड़ दर्द होंगे, घुटनों में कटकट की आवाज आएगी, गठिया भाव जो बन गया वो इसका विकृत रूप है। ब्लॉकेज आनी शुरू होगी, वो भी एसिडिटी का विकृत रूप है। तो कब्ज कभी भी किसी को नहीं होने देनी। सरल सी बात, कब्ज तो जैसे बेइज्जती से मानते, और आजकल तो बिना सोचे समझे वैद्य बने बैठे हैं हर व्यक्ति। टीवी में भी ऐड आती है, ये चूर्ण खाओ आपका पेट हमेशा के लिए साफ हो जाएगा। अगर चूर्ण के आदि अभी हो गए तो उम्र बहुत बड़ी है आपकी। जो नए साथी चूर्ण लेके पेट साफ करते हैं, कहीं तो मिलने आते हैं छोटे छोटे 18 से 20 साल के बच्चे, कहते बाकी मारो क्या दिक्कत है, इतना खा के पेट साफ होता रहे। अगर आंतों को आदत डाल दी चूर्ण की तो आगे तो चूर्ण से भी नहीं होगा।
तो शरीर को शरीर के साथ रखना है। पेट साफ करने का सरल सा तरीका, अपनी पिंडली संभालो, इसकी जितनी मालिश करोगे, जितना इसको मसाज करोगे, आपका पेट कभी खराब हो नहीं सकता। बच्चों की करोगे, बच्चों का पाचन तंत्र अच्छा रहेगा, पेट हमेशा के लिए साफ रहेगा। पिंडलियों की मालिश करते ही नहीं। पहले क्यों होती थी? पहले कोई मलते थोड़ी थे, पहले उकड़ू बैठते थे। इस तरह बैठ के उकड़ू बैठा जाता है क्या? ओकड़ू, जो युवा साथी ओकड़ू बैठ नहीं सकते क्योंकि आदत नहीं है। अब पिंडली रब भी उसके मालिश ऐसे होते थे। पहले कणक काटा करते थे, सारा दिन इसी तरह बैठे बैठे, उस व्यक्ति का पेट खराब कैसे होएगा? वो हरा काटते थे, कैसे उसका पेट खराब लेना? नहीं, पिंडलियों के ऊपर बिना समझे, बिना पते, उन्हें नहीं पता था कि इसके अंदर इसके पॉइंट है, लेकिन काम ही ऐसा था हमारा, हर काम में योग था। अब वो काम बेकार कर दी, इसलिए बीमारी आनी शुरू होगी और हम बीमार होना शुरू हो गए। तो इन छोटी छोटी चीजों को बदलोगे, परिवर्तन आ जाएगा। पहला, जितना हो उसके पिंडली की मालिश करो, इससे आपका पेट हमेशा स्वस्थ रहेगा। पेट साफ है आपका। दूसरा काम क्या करना है? शरीर से रबड़ को हटाना है। रबड़ माने जो अंतरंग वस्त्र आते हैं ना, नीचे बच्चों को पहनाते कच्चे वगैरह, रबड़ वाले आगे। रबड़ वाले पहनोगे तो आपका पेट, कमर दर्द होगा, पैरों में रीढ़े चलते हैं, सड़क चलनी शुरू हो गई। 40 साल से पहले किसी के नाम ही नहीं जानता था कमर दर्द होती क्या है, पैर में दर्द कैसा होता है। 24 घंटे रबड़ पहने रहते हो तो खून का दौरा कम होएगा, आपके पैर खत्म हो जाएंगे। बच्चों को देखना, लड़के हैं ना, लड़कों की जो कूले खत्म हो गए, बिल्कुल प्लेन हो गए पीछे से हिप्स जो कूले है ही नहीं, एकदम ऐसे पर्स वगैरह डाल के थोड़ा सा दिखाने के लिए काम करते हैं। पैंट ऐसे बस अटका रखी साइड में हड्डियों पे, कारण बचपन से उस बच्चे को टाइट टाइट रबड़ वाले कच्चे पहनाए। महिलाओं के क्या हुआ? कूले यहाँ पर आ गए या फिर जंघाओं के बीच में आ गए, तो शरीर का आकार बिगाड़ दिया। छोटी आयु से बच्चों को रबड़ के अंदर बांध दिया। बड़े हो गए तो बीमारी है नहीं, लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई? बचपन से। तो कोशिश करो बच्चों को और बड़ों को सब रबड़ से दूर हो जाओ। आप खुद महसूस करोगे आपके सर्वाइकल, माइग्रेन अपने आप ही दूर हो जाएगा। नाड़ियों में जो दिक्कत है ना, दर्द, सूनापन आ जाता है हाथों में, दूर हो जाएगा। पहले अंगी आती थी महिलाओं के सीनों के लिए, अब अंगियां तो पहनते नहीं, रबड़ वाले कपड़े पहनते हैं। अब भी बाजार में मिलती है, बाजार में बना के देते हैं। पहले तो हाथ पीछे हर महिला का जाता था, पीछे गांठ लग जाती थी फीते में, पीछे नहीं जाता, उसकी लंबाई बढ़ा लो, यहाँ ले आओ, आगे गांठ लग जाएगी। हमें तो ठीक ही रहना है, टाइट लगे तो ढीला कर लो, ढीला लगे टाइट कर लो, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा हमेशा। अब रबड़ वाले आते 24 घंटे वो बंधाए रखते हैं और उससे खून का दौरा कम होता है, मांसपेशियों का गुच्छा बन जाता है कंधों के पीछे। यहाँ से देखना, जिसके सर्वाइकल होएगा ना, एक गांठ सी बनी होगी मांसपेशियों की, माने खून जा नहीं रहा तो गुच्छा बनना शुरू हो गया। और जब से उसने रबड़ हटाना शुरू किया, उसका शरीर ठीक होना शुरू हो गया। हाथ पैरों में सूनापन, दर्द हो, सबसे आसान तरीका क्या है? अपने पैरों के ऊपर, या मान लीजिए मेरे पैर में दर्द, यहाँ पर गर्म ठंडा स्नान करो। घुटने दर्द है, घुटनों की इस तरह किया, एक बाल्टी गर्म की, एक बाल्टी ठंडे की। पहले गर्म पानी डाल दिया, साथ के साथ ठंडा डाल दो, फिर गर्म डाल दो, फिर ठंडा डाल दो। शरीर की किसी भी अंग बहुत जल्दी आराम करता है। गर्म ठंडे से क्या रहा? गर्म से नाड़ियां खुलती है, फैलती है, और ठंडे से सिकुड़ती है। बार बार खुलना और सिकुड़ना रहा तो कोई गंदगी है, कोई दबी हुई नस है, वो खुल जाएगी। इसे ये मत सोचना गर्म शर्द हो जाएगा, नहीं होएगा। अगर पहले गर्म बाद में ठंडा, और शुरुआत गर्म से हो, अंत ठंडे से हो। मान एक डब्बा गर्म, फिर ठंडा, फिर गर्म, फिर ठंडा, आखिरी में ठंडा डाल के उसको अच्छे से पहुंच के रख लो, आपका दर्द हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। एडी दर्द है, घुटना दर्द है, कमर दर्द है, यहाँ पर है तो किसी को बुला लो, आप बैठे रहो, यहाँ पर पूरी कमर पे गर्म और ठंडा स्नान करो, उसकी कमर दर्द ठीक हो जाएगी। बस उसे रबड़ को शरीर से दूर करना पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगी, वो रहेगी। तो शरीर के अंदर जो दर्द है क्यों होता है? कहीं भी दर्द होता है, सरल सी चीज है, उस स्तर पे ऑक्सीजन माने सांस नहीं पहुंच रहा। सांस क्यों नहीं पहुंच रहा? सांस छोटा हो गया। छोटा क्यों हो गया? सांस लेके दिखाओ सभी एक बार, लंबा सांस लेना। हाँ, अपने आप बैठे बैठे लंबा सांस लो और छोड़ दो, साथ में रोकना नहीं, लेना और छोड़ देना है। अब इसमें लिया कैसे जा रहा है? हम सांस ले रहे हैं ना, सीने को फैलाना चाहते हैं कि जितना सीना फैलेगा उतना सांस ज्यादा आएगा। यही थोड़ी सी मूर्खता हो जाती है। जितना सीने से सांस लेने की कोशिश करोगे उतना सांस छोटा होता है, और पेट से सांस लेते सांस बड़ा होता है। अब अगर 24 घंटे आपका सांस ऐसे हो जाएगी, सांस लेते पेट बाहर छोड़ते हुए अंदर आ जाए, तो हर सांस के साथ प्राणवायु ज्यादा शरीर में जा रही है, आपका रोग वैसे ठीक हो जाएगा। ये कैसे सीखे? पहले भी बताया था, सीधे सो जाना है, नाभि के ऊपर पत्थर रखो छोटा सा। आज आप बता दो, यहाँ पर बताता हूँ आपको। अब सांस लोगे ना, सांस लेते पेट अंदर जा रहा है, होना चाहिए बाहर, कि जब पेट भर रहा है इधर सो जाओ, इसी पे कोई बात नहीं, मैं वैसे बताऊँ, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे सो जाओ, हमें तो सिखाना है, सीख जाएंगे। जब आप सीधे सो, रात को सोते समय करना, ये नाभि है आपकी, इसके ऊपर छोटा सा पत्थर रख लेना,
सीखने के लिए। यहाँ पर एक डायफ्राम होता है, छोटा सा अंग होता है जो सांस लेने में काम करता है। इसका प्रयोग हम कम से कम करते जा रहे हैं, इसलिए सांस हमारा छोटा होता जा रहा है। सीने से सांस लोगे, मांसपेशियां और ऊपर सिकुड़ेंगी। इसका मतलब इस भाग में सांस लोगे तो सांस की मात्रा कम है। हमें क्या करना, इससे लेना ताकि ये फैलाव में आए। तो नाभि में छोटा सा पत्थर रखा, अब सांस लेते हो इसको उठाने की कोशिश करनी है, कितना उठा सकते हो, और सांस छोड़ते हुए वापस जितना गहरा लेके जा सकते हो। 5-7 दिन लगातार करोगे, सांस अपने आप सही शुरू हो जाएगा। और सांस सही हो गया, शरीर के अंदर दर्द होता है, जो सिर दर्द, आधा सर दर्द, पूरा सिर दर्द, हाथों में दर्द होगा, कहीं पे नसें चढ़नी शुरू होगी, ठीक होनी शुरू हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ सांस सही करने से। नाभि में सरसों का तेल डालो सोते समय, लेकिन जो महिलाएं मासिक धर्म में वो ना डाले, और एक चौमासे के समय ना डाले। जब चिपचिपाहट होती है ना, उस समय शरीर तेल निकाल रहा होता है गंदा, तो और ना डालो, एक बार कुछ समय रुक जाओ, उसके बाद डाल लेना, क्योंकि नमी जहाँ पे होगी वहां पे फंगस फैलेगा, तो नाभि के अंदर दिक्कत ना। इसलिए चिपचिपाहट के मौसम में मासिक धर्म में तेल नहीं डालना, उसके बाद आप डालो, कोई दिक्कत नहीं। पुरुष हमेशा डाल सकता है। सोते समय क्या रहेगा, शांत रहती है, सारे अंग बंद हो गए, आंख कान नाक कुछ नहीं चल रहा, तो इसको अच्छे से सोख लेंगे। सोखने की क्षमता कैसे, जब बच्चा गर्भ में होता है तो सांस कहाँ से लेता है, इस नाल से तो लेता है, इसी से तो हम शुरुआत हुई है। हमने इसमें तेल डालना खत्म कर दिया, माने शरीर के अंदर नमी की कमी होगी। अब भी देखना, इसके अंदर रुई इकट्ठी हुई मिलती है आपको, नाभि के अंदर रुई मिलती, माने सोखती अब भी अपना निर्माण कार्य चला रही है, लेकिन तेल ना डालने के कारण सूखापन बनता जा रहा है। तो कोशिश करना इसके अंदर तेल डाले रखो, ताकि हमारे शरीर की जो 72,000 नाड़ियां हैं सारी अंदर से शुद्ध हो जाए, फ्लेक्सिबल हो जाए, माने लचक उनके अंदर बनी रहे, खून अच्छे से चलता रहे। तो आपको सोते समय नाभि में सरसों का तेल डालना है। देसी गाय का घी मिल जाए तो वो भी अच्छा है, लेकिन वो देसी गाय हमें चाहिए। अब अमेरिकी आ गई, रूसी आ गई, मिक्स करा दे तो दूध खराब हो गए। तो या तो सरसों का तेल आसानी से शुद्ध मिल जाएगा, लेकिन फिल्टर हुआ नहीं होना चाहिए। फिल्टर हुआ तेल कोई काम का नहीं, वो बेकार हो गया। जैसे रिफाइंड आ गया, जो रिफाइंड बार बार रिफाइंड कर करके, तेल की पहचान एक दूसरे, बिल्कुल हाँ, हम जो लेके आते हैं ना बोतल बाजार से खरीद के, रिफाइंड मिला के दे देते हैं। तो आप कोल्हू पे जाओ, जहाँ पे निकलते हैं अपना घर में निकलवाओ। तेल की पहचान क्या है, एक तो उसकी सुगंध बहुत तीखी होगी, आंख जलती है। पहले ना बुजुर्ग आदमी खड़ मंगवाते थे, लड़का कोई लेता क्या तू ताजा लिया है, कच्ची लिया है, पशु खाते नहीं, क्यों, आंख जलती है उससे, ऐसे पहले मना करते थे। अभी थोड़ी पुरानी हो जाए फिर ले आइयो। आजकल तो खड़ में कुछ छोड़ते, निचोड़ देते हैं, पापड़ सा होता है सूखा, तो वो तेल तो पशु को दे ही नहीं रहे। पहले तो देते थे, ग्वार है तो ग्वार देते थे, पशु भी शुद्ध रहता था, क्योंकि खाना तो हमें है, दूध तो हमें लेना, इसलिए पशु को अच्छा भोजन देते थे। बंदोले देते थे, अब बंदोले कहाँ देते, चाट आता मिला वो दे देते हैं। तो सोते समय नाभि का प्रयोग करके इसको ठीक करना है। सरसों का तेल नाभि में डालते रहना है, और कोशिश करो खाने को शुद्ध करो, जितना शुद्ध कर सकते हो। अच्छा खाओ, लेकिन शुद्ध खाओ। सब्जी घर पे उगाओ, आज से शुरू कर दो। अभी जो नया सीजन आए ना, कोशिश करो, नियम बना लो कि मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने परिवार के लिए ताजा सब्जी तैयार करूंगा या करूंगी। आप बड़े हो, आप थोड़ा सा थोड़ी एरिया शुरुआत कर दो, शुरू हो गया तो काम अपने आप बढ़ जाएगा। आप शुरुआत करोगे, आपको देख के घर के बच्चे भी लगेंगे, शर्म करके लगेंगे, अच्छा खाएंगे तो अपने आप ही कर देंगे। शुरुआत हमें कर, जो बच्चे युवा साथी है करना पड़ेगा। आप शुरुआत करो, उसके अंदर अच्छे तत्व जाएंगे, अच्छी बुद्धि हो जाएगी। अब खाएंगे बेकार चीजें, पकी पकाई आएंगी। पहले आटा होता था ना, आटा थोड़ा दरदरा पीसा जाता था, ताजा पीस के ताजा खाते थे। दरदरा आटा माने उसके अंदर पचने के लिए कुछ है। चक्की चलाओगे तो आपका बीमारी वैसे नहीं होती। जिसने दूध ऐसे मथने में भिगोया, उसके सर्वाइकल कहाँ कंधे दर्द होंगे, कहाँ उसके कंधे आगे झुक जाएंगे, कहाँ हाथों में दर्द होगा, संभव ही नहीं। सुबह उठते लगते आधा घंटा 1 घंटा लगता है, उसमें दूध भिगोया जाता है, खुद भी ठीक हो जाती है। महिला के काम है सारे, कारण महिला के शरीर का प्रकृति गर्म है, तो उसे रोग जल्दी पकड़ते हैं, इसलिए उसके काम बहुत मेहनती थी। चक्की चलाना होता था, आटा दरदरा होता था, रोटी मोटी होती थी और एक मीठी होती थी। आजकल रोटी पतली, नरम और फीकी होगी, एक रबड़ की तरह रहती है। पहले रबड़ जैसी नहीं होती, जैसे तोड़ते थे टूट जाती थी अच्छे से। और रात की रोटी सुबह खाई जाती थी, कारण मोटे अनाज की होती थी, उसके तत्व सुबह तक बचते थे। वैसे तो फल जो पेट से दूर हो गया ना, उसके तत्व घटने शुरू हो गए। इसलिए इकट्ठा नहीं करना आटा कभी भी। आटा इकट्ठा किया, जहर इकट्ठा कर दिया। आटा ताजा बनाया, ताजा खाया। आजकल तो महीने का इकट्ठा ही पिसवा लेते हैं, कौन बार बार पिसाए, तो वो रोग का कारण हो गया। घर तो सही है, अभ्यास भी बहुत करते हैं, खाने की चीजें भी शुद्ध है, लेकिन फिर भी बीमारी है। बीमारी इसी कारण है कि आपने आटा इकट्ठा कर लिया। पहले तो होता ही नहीं था, जितना
खाना है उतना पीसो, शाम तक खत्म, ज्यादा हो जाए पशुओं को डाल दो, नहीं तो और पीस लो, ये काम रहता था। तो हमें कोशिश करनी आटा पिसवाओ तो हफ्ता ज्यादा से ज्यादा, हफ्ते से ज्यादा मत करना पीसना, हफ्ता करके और आटा थोड़ा मोटा करना। मोटे का लाभ क्या है, कहना कि गेहूं जो है पहले तो हमारी फसल नहीं, हमारे तो मोटे अनाज होते थे, जैसे चना होता था, मोट होता था, बाजरा होता, ये खाते थे हम, तो उससे शरीर मजबूत होता था। अब अगर गेहूं पिसवाओ तो गेहूं को पचाने के लिए गेहूं के ऊपर भूरा भूरा कवर होता है ना, भूरे भूरे रंग का, उससे भोजन पचता है। और अगर वो भूरे वाला जला दिया आपने, अच्छे से पिसवा दिया, तो सफेद सफेद रह जाएगा, वो मैदा होता है। हम कहते हैं मैदे की चीजें तो हम खाते ही नहीं। अब आटे को पिसवा के आपने मैदा बना लिया, मैदे की रोटी रोज खाते। मैदा कहीं और चीज से थोड़ी बनता है, गेहूं से बनता है। आप गेहूं खाओ, थोड़ी देर चबाओगे ना, उसके बाद लुगदी सी रबड़ बन जाएगा, वो रबड़ मैदा है, और वो हम खाते हैं और हर रोज खाते हैं रोटी के रूप में। तो कोशिश करना आटा हमेशा थोड़ा सा मोटा पिसवाया जाए। और अगर घर के अंदर गैस आ गई तो रोटी को कभी भी गैस के ऊपर मत पलटना। आटा सोखने की क्षमता रखता है, तवे पे थोड़ी सी की कच्ची पक्की सीधी गैस पे रख दी तो जहर हमारे शरीर में आएगा। एलपीजी सिलेंडर ही खाते हो तो रोज गैस खाओगे तो गैस तो बनेगी बनेगी, जोड़ खराब होएंगे, खाते रहो गोलियां, खाते रहो, मसाज करते रहो, पॉइंट दबवाते रहो, अभ्यास करते रहो, कोई लाभ नहीं। आप जी सही बात है, हमारे सबके आती है, ये इसलिए खारी खारी चूल्हे की पो अगर कहीं पहुंच जाओ तो जो कपड़ा होता है ना उससे दबा के तवे पे वैसे गर्म करो, और अगर वैसे सेकोगे जो बुजुर्ग आपके, बस बहुत अच्छी बात है। बहुत आप बुजुर्ग हो, आप शरीर से भी जुड़े हो, इसलिए साथ के साथ पता चल रहा है कि अरे ये गैस की रोटी है, पहचान हो जाएगी। और जो बच्चा शुरू से गैस का खा रहा है उसे तो पता ही नहीं, इसलिए उसे वो अच्छी लग रही है। जो नए बच्चे क्यों गैस की खा रहे हैं उन्हें अनुभव ही नहीं हो रहा क्या खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, इसलिए दिक्कत आ रही है। राख देखो चूल्हे के अंदर हर राख जा रही है, अपने आप ही जा रही है, हर रोटी सेकते हो, अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। राख खाओगे बिल्कुल उसका स्वाद ही अलग है, कुछ जलेगी तो भी राख तो आएगी। और चूल्हे के पास बैठ के जो व्यक्ति खाता है उसका पाचन तंत्र बहुत अच्छा है। ऊपर सेक के गैस के करारी करारी बनाओ, करारी करारी नहीं, वो रोग आता जा रहा है, गैस खाते रहोगे तो बीमारी। चूल्हे की रोटी सबसे अच्छी है अगर व्यवस्था हो, लेकिन परिवर्तन आ गया, घर में गैस चूल्हा पहुंच गया तो कोशिश करना उस गैस के ऊपर रोटी मत सेको, सिर्फ तवे के ऊपर ही, और तवा नॉन स्टिक की मत रखना। आजकल आते ना परत चटाई, जो लोहे वाला भारी भारी तवा है ना वही होना चाहिए। उसका लाभ क्या है, वो गर्म रहता है और वो होते हैं जल्दी ठंडे होते हैं, पतली धातु के होते हैं। दूसरा उसके ऊपर एक लेयर होती है केमिकल की होती है जो जहर के रूप में अपने अंदर जाती है। तो नॉन स्टिक की हटा दो, लोहे का तवा रखो ताकि लोह तत्व अंदर जाए। आजकल तो एल्युमिनियम के जो जिसमें हम खाना बनाते बर्तन एल्युमिनियम के आगे सारे, कढ़ाई होती थी जिसमें वो भी एल्युमिनियम की कर दी। एल्युमिनियम को कितना ही धो लो उसकी काट उतरती रहेगी, साफ होता ही नहीं। लोहा या पीतल, पीतल के अंदर कली होती थी, कली के अंदर वो कैल्शियम वाली गोलियां खाते हो ना, वो उसी से बनती है। तो वो हमारे रोज कैल्शियम की गोली खाते थे। पीतल और कांसे के बर्तन होते थे, कांसा था, कांसे की थाली हम तो मिलती नहीं। हाँ शादी में एक वो रिवाज उस रूप में दे देते हैं, पीतल कांसे के इतने छोटे से छोटा, ताकि प्रयोग ना करें। अगर भोजन के अंदर कांसा पीतल आ गया तो आप कली जरूर खाओगे, कली खाओगे आपकी हड्डियां मजबूत होगी, बच्चे की हाइट अपने आप बढ़ेगी। कैल्शियम की पूर्ति क्यों कमजोर रहेगी, क्यों हड्डियां कमजोर होगी, तो कली किए हुए बर्तन अगर उपलब्ध हो पाए तो वो खाओ। उसमें दिक्कत क्या, उनको साफ करने में जोर आता है, वो आसानी से साफ नहीं होते। तो उसको राख या जो बेकड़ो माटी उससे साफ करते हैं तो उससे चमक आती है, और जितना साफ करते हो उतना सोने जैसे चमक जाते हैं। और अब तो चमकाना ही नहीं, वो साबुन आती है, कितने भी चिकनाहट हो, थोड़ी सी साबुन ली, लगाया, ढीले हाथों से पूछा, बस साफ हो गया। अब ढीले से पहुंच तो दिया है, उसके ऊपर साबुन तो लगी, उतरती है साबुन। वो साबुन कैसे उतरेगी, जब दोबारा सब्जी बनाओगे गर्म करके तो उसके अंदर मिल जाएगी, खानी तो हमें ही, तो हर बार आप वो साबुन खा रहे हो। तो कोशिश करो अपने बर्तनों को सुधारो, जो पहले थे पहले ठीक थे, मिट्टी के बर्तन थे सारे ठीक रहे, किसी की बीमारी नहीं थी। बीमारियां तो 40-50 साल में आई है, आजादी से पहले आप जब देखते थे आपके टाइम में कहाँ बीमारी थी, किसी के घुटने खराब हुए, किसी के दाएं बाएं गए, किसी की कमर दर्द होती नहीं थी, वैसे ठीक हो, कारण आपकी चीजें सही थी, आप योग से जुड़े हुए थे, योग आपका रोज होता था, आपको पता नहीं था। अब पूछना पड़ता है क्या करें कैसे करें, अब आती है आपको हमें ये करवा दो और उससे रोग बढ़ जाता है।
और यहाँ पर 1 घंटा अभ्यास करके तो आप बिल्कुल भी ठीक नहीं रह सकते। 23 घंटे तो आपके खराब है, आपका खाना खराब है, आपके कपड़े खराब है, सोने का तरीका नहीं पता, पेट साफ करने का तरीका नहीं पता, पानी कितना पीना चाहिए, ठीक कैसे हो जाओगे? ये 1 घंटा तो सिर्फ और सिर्फ आपको रिचार्ज करने के लिए। कैसे? जैसे मंदिर में जाके शांति मिलती है ना, क्योंकि 23 घंटे ठीक रखे तो वो 24वां घंटा काम करेगा, आपको शांति मिलेगी। नहीं भी यहाँ पर आके बैठ के आपका मन नहीं करेगा, घर पे काम है, छोड़ो मैं ये कल कर लेंगे, कारण 23 घंटे खराब है। अब आपका सुबह सुबह पेट साफ हो, खाना आपका अच्छे बर्तनों में अच्छे तरीके से बनाओ, तो आप कैसे मन नहीं ठहरेगा? आप अच्छे से बैठोगे, उसको सुनोगे और समझोगे भी। तो कोशिश करना, नियम बना लो, शरीर को शुद्ध करना है, देश की सेवा करना चाहते हो, राम राम जी, देश की सेवा करना चाहते हो तो बीमार होके देश की सेवा नहीं हो सकती। अगर आप देश के लिए बोझ बनना चाहते हो तो बीमार हो जाओ। अगर आप बीमार होना चाहते हो तो देश के एक काम करो, बीमार होकर देश पर इतना बोझ बन जाओ, कारण आप बीमार होगे, एक परिवार के ऊपर जिम्मेवारी बढ़ गई, कोई ना कोई आपकी सेवा करेगा, वो व्यक्ति कोई काम करता आप पर निर्भर हो गया, दूसरा आप गोलियां खाओगे, गोलियां कहाँ से आएगी? बाजार से, उसके पैसे लगेंगे। भारत वाले ज्यादातर गोलियां कहाँ से खरीदते? विदेश से खरीदते, तो भारत का धन विदेश में जाएगा। तो जो व्यक्ति बीमार होता है जाने अनजाने में वो अपने आप को बीमार कर रहता है। और गाँव के अंदर आए हैं तो एक कर्म के ऊपर बहुत प्रधान है कि किया कर्म आगे आता है, ये जैसा काम करोगे वो भोगना पड़ता ही पड़ता है। तो कर्म के ऊपर बहुत छोटी सी कथा है, आपको सुनाते हैं। एक बार एक राज्य के अंदर एक राजा था, उसके एक राजकुमार एक लड़का था, और उसी को एक कोई ब्राह्मण का लड़का मिला, उसी की उम्र का, कहीं जा रहा था, तो उसने भी उसको पालना शुरू किया। धीरे धीरे बड़े होने शुरू हुए, तो मंदिर के पूजा पाठ का सारा काम उस पुजारी के बच्चे को दे दिया, और अपने बेटे को राजकुमार जैसे वो अपने काम करते हैं। धीरे धीरे आयु बढ़ी, और बढ़ती बढ़ती विवाह का समय आया, तो पुजारी तो अपने पूजा पाठ में था ही, वो भी मंदिर के जो उसका राज्य था उसके अंदर ही करता था, राजमहल के अंदर पूजा पाठ उसी दी थी, और उसी का उम्र राजकुमार थे, उसका विवाह हुआ। विवाह जैसी हुआ उसी रात जो राजकुमारी घर पर आई विवाह होने के बाद, तो एक चीज देखिए, उस राजकुमार के पास हीरे की तलवार थी, हीरे की तलवार खास पहचान थी। तो राजकुमारी पूछते कि मुझे तलवार दिखा दो, मेरी इच्छा है, क्योंकि सब कहते हैं उनके पास हीरे की तलवार है। उन्होंने कहा अभी नहीं, सुबह दिखा दे, कभी सो जाओ आराम से। सो गए, लेकिन जो मन में कीड़ा जाग जाता कुछ करने का, उसने कहा ये तो सो गया, एक काम करती हूँ मैं देख लेती हूँ कैसी होती है। तो राजकुमार ने अपने सिराने रखे, तो उसने निकाल के देखा, जैसे ही निकाली हीरे के अंदर चमक बहुत होती, उसने निकाल तो ली, इसकी आंख चुंदिया गई और एकदम छूट गई। छूटते ही वो तलवार उस राजकुमार के गले पे लगी और मर गई। अब उसे बहुत भय लगा, हाँ भाई आज तो ब्याह हुआ और पहली रात में मर गए तो दिक्कत होगी, तो उसको और कुछ तो सूझा नहीं। थोड़ी देर तो समय निकाला, फिर जब प्रथम पहर आता है ना सुबह उठने का, तो उसने शोर मचाना शुरू किया, हाँ भाई देखो क्या होगा, कोई खून कर गया। तब राजा का बेटा था तो जांच पड़ताल तो अच्छे से होगी, चारों तरफ ढूंढा, कुछ नहीं मिला। फिर उससे पूछा हमें कौन था, किस साइड गया, कुछ तो बताओ। उसने वैसे डर में हाथ कर दिया, किस तरफ गया, इस तरफ गया, डर में तो कहीं भी हो जाए। उसने डरते डरते हाथ कह दे कि इधर से कोई आया तो इधर भाग गया। उस साइड आगे गए तो आगे मंदिर था उस राजमहल का, मंदिर में सुबह सुबह तो ब्राह्मण आएगा और कोई तो आएगा नहीं, तो अकेला पुजारी बैठा था। अब हालांकि राजा को पता था कि ये खून नहीं कर सकता, दोनों भाइयों की तरह रखे, पर सबूत तो उसके खिलाफ है। सारे कह रहे हैं और तो कोई उठा ही नहीं, सुबह सुबह तो यही उठता है, यही इसी दिशा में गया है, और इसने भी कहा भी कि इसी दिशा में कोई गया है। तो उसको बुला के उसके हाथ काट दिए, सजा दी कि जिस हाथ से तूने सेवा की वो हाथ तेरा काट दिया जाएगा। अब उसे बहुत दुख हुआ कि मैंने बचपन से परमात्मा की सेवा की, अपने हाथ गवा दिए, इस राज्य में मैं रहूंगा ही नहीं, राज्य से चला गया। फिर उसे पता चला कि दूसरे किसी राज्य में कोई ज्योतिष बैठा है जो पूर्व जन्म के बारे में बताता है कि आपके साथ पूरी चीजें क्या हो रही है, क्यों घटित हो रही है, पूर्व जन्म में क्या गलती आपने की थी। उन्होंने कहा ठीक है, उसके पास जाके मेरे मन में इच्छा है कि मुझे नहीं लगता इस जन्म में मैंने कोई बुरे कर्म किए, क्योंकि बचपन से मैं सेवा में था, अब तक सेवा ही कर रहा था, तो मन में इच्छा पता करके आऊँ। तो धीरे पता करता करता ज्योतिष के घर पहुंचा। ज्योतिष उस समय उसकी पत्नी थी, वो कहीं बाहर काम पे गए हुए थे। उन्होंने कहा अब तक तो नहीं, आप बैठो, कोई चाय पानी व्यवस्था करो। बैठे रहे, थोड़ी देर बैठे, इतने वो ज्योतिष जी आए तो उनकी पत्नी उन्हें बहुत बुरी तरीके से सुनाने लगी, ये वो सारा दिन झोला चके घूमते रहते हो, फलान करते, ढिकन करते, ऐसे करते। उन्होंने कहा ये ज्योतिष इतना विद्वान है, घर पे आते इसकी ऐसी सेवा कर रही है इसकी पत्नी, तो कुछ ना कुछ तो उसने कि क्या बताएगा, सारा दिन तो खुद ही सुन रहा है, मेरी क्या सुनेगा।
वो जाने लगा तो ज्योतिषी ने रोका, भी रुको एक बार, क्या बात है ब्राह्मण जी चले क्यों गए, आपका हाथ कटा उसके बारे में पूछना नहीं? पूछना तो है, पर मेरी छोटो पहले अपनी बताओ कि आप इतने विद्वान हो, हर जगह आपकी पूछ है, घर पे आके आपको इतना बुरा बुरा सुनाती है, आप बोलते नहीं, इसका कारण क्या है? उन्होंने बताया पूर्व जन्म में एक गधी थी, उसके पीठ के ऊपर एक फोड़ा हुआ था और एक कौवा था, वो उसके अंदर चोंच मारता था, चोंच मारती गधी उछलती थी क्योंकि पीड़ा होती थी और उस कौवे को बड़े मजे आते थे। वो सुबह उठ के एक ही काम करना, जैसे आजकल बच्चे कार्टून देखते हैं ना, उस कौवे के काम उस गधी को ढूंढना और उसके चोंच मारना, बार बार सारे दिन परेशान करना, उसको पीड़ा रहती थी। गधी ने एक दिन सोचा इसके उठने से पहले मैं जंगल की तरफ चली जाऊँ, तो उठने से पहले जंगल में चली गई। सुबह उठा, परेशान हुआ, इधर उधर देखा, नहीं मिली। अब तो उसकी पीड़ा और बढ़ती रही है, सुबह सुबह का काम तो हुआ ही नहीं, माने किसी को दुख नहीं दिया तो आनंद नहीं आया। ढूंढता इधर उधर देखा, नहीं मिले, फिर और उड़ता जंगल में पहुंच गया। जंगल में मिल गई, काफी देर में मिली तो उसने सोचा आज तो बहुत ही आनंद लेना, बहुत तंग किया। इसने जोर जोर से चोंच मारी, पूरी जोर जोर से, गधी चड़पड़ा उठी, बहुत दर्द हुआ। उधर पास में कोई नदी बह रही थी, उसने सोचा अगर नदी में चली जाऊंगी तो ऊपर नहीं आएगा, तो कौवे को दिख गया नदी की तरफ जा रही, उसने सोचा और जोर से मारूं, जोर जोर से मारने लगा, उसकी चोंच उसके हड्डी में रुक गई। अब कौवा कोशिश कर रहा है निकालने की, लेकिन उसके दर्द ज्यादा हो रहे गधी के, तो धीरे धीरे वो ये तो भूल गई कि नदी में कितना अंदर जाने, बह के कारण इतनी गहरी चली गई कि धार के साथ बह गई। बह तो गई लेकिन कौवा भी साथ में बह गया। तो ये कहानी क्या बताती, कहते जो गधी थी वो तो मेरी पत्नी के रूप में जन्म लिया और जो कौवा था वो मैं हूँ, तो अब मुझे वो सारा कुछ सुनना पड़ रहा है, पीड़ा मुझे सहन करनी है, मैंने जो पीड़ा दी है वो मुझे मिलेगी, तो इसलिए मैं नहीं बोलता। कहते ये तो चलो ठीक है, अब मेरा बताओ, क्या मेरा हाथ कट गया पूर्व जन्म में या मेरे से क्या गलती हुई? उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में एक साधु था जो तपस्या करता था, तो उसने एक दिन मौन व्रत रखा था कि मैं मौनी साधु बनूंगा, आज मैं बोलूंगा नहीं, मेरा उपवास है एक तरह से। तो तभी एक जो कसाई था एक गाय को काटने के लिए आ रहा था, गैया उसे छुटा के भाग गई, उसी के सामने से निकल गई। पहले तो गाय भाग गई जंगल की तरफ, फिर कसाई पीछे पीछे आया, बोला अबे महाराज जी आपने कोई गाय को जाते हुए देखा? उसका तो मौन व्रत था, बोल नहीं सकता। उसने वैसे कह दी कि इधर गई, वो गई तो उसको ढूंढ लिया, उसका गला काट दिया। वो गाय आपको देख रही थी पीड़ा के रूप में। तो जो राजा था, राजे का बेटा जो था वो तो था कसाई, और जो गाय थी वो उसकी थी धर्म पत्नी, जो तलवार देख के उसको पता करना चाहती थी ना। जैसे उसने गाय का गला काटा था वैसे उस राजकुमार का गला कटा। और जो कह रहा था ना तपस्या पूजा करता था, जिस हाथ से उसने इशारा किया था कि इधर गई है गाय, वही हाथ आपका आज उस झूठे कर्म के कारण कटा है। तो पूर्व जन्म के किए कर्म हमेशा हमारे आगे आते ही आते हैं। तो कोशिश करो ऐसा कोई काम ना करो जिसका बोध आगे हो, और सही गलत का पता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। अब कर्म का हम सोचे कि हम तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो भी बुरा हो जाता है। इसी तरह एक व्यक्ति जंगल में जा रहा था, तालाब के अंदर पानी की कमी हो रही थी और मछली तड़प रही थी। उसने सोचा थोड़े दिन हो रहे तो मर जाएगी, तो उसने उस मछली को उठाया एक बड़े तालाब में छोड़ दिया। तभी आकाशवाणी ने कहा तूने ये क्या किया, इसको तो बहुत पीड़ा हो रही थी, बस कुछ पल की समय था मुक्ति हो जाती, तो उन्हें इसको और पानी में डाल दिया, अभी कैसे मरेगी, इस और भोगना पड़ेगा। तो इसलिए मत भूल जाओ कि आप क्या करें, आपको अपना काम करना, अपनी बुद्धि विवेक से, माने किसी को कष्ट पीड़ा ना हो ऐसे काम करने, बच्चों की सेवा करनी है, बच्चों को माँ बाप की सेवा करनी। और काम क्या है, तीसरा तो काम ही नहीं। माँ बाप कौन, जो हमें कुछ ना कुछ प्रदान करते हैं, अध्यापक के रूप में हो सकते हैं, हमारे रिश्तेदार के रूप में, दोस्ती के रूप में, कोई भी हो सकता है। अगर सेवा भाव घर से आएगी तो ही बाहर कर सकते हो, लेकिन आजकल दिखावा, घर पे तो लड़ाई करते हैं, बाहर जाके अच्छे बन जाते हैं। बाहर दूसरों के तो दंडवत हो जाते हैं, नीचे लेट जाते हैं, अपनी नौकरी पाने के लिए, सैलरी बढ़ाने के लिए, प्रमोशन के लिए पूरे दंडवत होते हैं, और घर पे आके माता पिता का गला तक पकड़ लेते हैं। हम खुद देखते हैं शहर के अंदर माँ बाप के साथ बहुत लड़ते हैं। वृद्धाश्रम क्यों खुल रहे हैं? कुछ वृद्धाश्रम में जाके आए, इतने धनी परिवार से संपन्न व्यक्ति, महिला पुरुष दोनों, इतना पूरी उम्र कमाया उन्होंने, अब उनके पास रोटी की व्यवस्था नहीं। ये दिक्कत आई, कहाँ से आई? विदेशियों ने तो नहीं किया, कारण हमारे संस्कार कहीं ना कहीं प्रभावित हो। इसके जिम्मेवार हम खुद हैं। क्यों खुद हैं? क्योंकि बच्चों को हम
सिर्फ एक ही धर्म ऐसा है। वैसे तिलक चोटी रखना हिंदू की पहचान नहीं है, लेकिन आपके सनातनी होने की पहचान है। किसी ग्रंथ में नहीं लिखा कि आप चोटी रखो तिलक रखो, लेकिन आपको संतुष्टि देते हैं। महिला टीका बिंदी क्यों लगाती है? किसी पाठ में थोड़ी लिखा है कि आप लगाओगे तो भी स्वागन कहलाओगे, नहीं, वो उसकी पहचान होती है। इसलिए जो भारतीय बच्चा है उसकी शिखा होनी चाहिए, तिलक लगा होना चाहिए, मोली बंदी होनी चाहिए। या जो सिख धर्म से उसके पग होनी चाहिए, दाढ़ी होनी चाहिए, केश होना चाहिए, कड़ा होना चाहिए, कचेरा होना चाहिए, एक कंगा भी होता है। ये पहचान थी। सिर्फ एक हिंदू और जो सिख धर्म है इन्होंने अपनी पहचान छोड़ दी। अब टीका लगा के बाहर जाएंगे सारे पंडित जी कहेंगे, चोटी रखोगे पंडित जी कहेंगे, क्यों? पंडित जी की PhD थोड़ी आ गई है, इन्हीं को मेरे पहचान थोड़ी। हर व्यक्ति को ये टीका लगाओगे ना, इससे क्या रहेगा? हर एक की नजर कहाँ जाएगी? टीके पे। नजर अच्छी हो या बुरी हो, कहाँ गई? उसके आज्ञा चक्कर पे, माने अच्छी बुरी नजर उस पर लगेगी। अगर बच्चा टीका लगा के जाता, माँ भी तो लगाती थी काला टीका, यहाँ लगाती थी, इसलिए काला रंग खींचता है। छोटी आयु में काला लगाओ, जैसे ही बच्चा बड़ा हो जाए चंदन का, सिंदूर का तिलक जरूर लगाओ। ये लगा के जाओगे, आप खुद महसूस करोगे उस बच्चे का व्यक्तित्व बढ़ गया, उसका आचरण बहुत अच्छा हो गया। तो छोटे बच्चों से शुरुआत करो, बच्चों के तिलक लगा होना चाहिए। दूसरा, उसे मंदिर गुरुद्वारे जरूर लेके जाओ, या जो आपका धार्मिक स्थल है। छोटी आयु में अगर रास्ता पकड़ा दिया ना, वो चलना शुरू कर देगा। और छोटी आयु में लेके जवानी तक आपने कभी मंदिर के दर्शन नहीं किए, बुढ़ापे में नहीं जा सकते। आप कोई गाड़ी आपको चलाने के लिए दे, कभी चला के नहीं दे, किसी तरह कह ये ले चाबी और चला ले, कैसे चलाओ? नहीं चला पाओगे। तो इसीलिए छोटी आयु से शुरुआत करो। छोटे छोटे पोते पोतियां, दोहता दोहतियां, मंदिर में एक रास्ता दिखाओ। भले ही वो घूमने मस्ती करने जाए, खेलने जाए, उसे नहीं पता पूजा पाठ क्या होती है, लेकिन उसे एक रास्ता बन गया, उसका जीवन का नियम बन गया कि उठते ही पहले नहा धो के मंदिर में जाना है। जो शुद्ध होके शुद्ध विचार लेके घर पे आएगा, सारा दिन स्वस्थ रहेगा। मंदिर में जाके पुजारियों के पैरों के हाथ लगाएगा तो कल को आपके भी लगाएगा। आप कहोगे बेटा, पापा कहेगा मम्मी के हाथ लगा ले, मम्मी कहे नहीं लगाएगा। पुजारी कहेगा तो वो माँ बाप के लगाएगा। क्यों लगाएगा? एक कहावत थी कि घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध या साध बना दे। क्यों? हम कहेंगे हमारे घर के नहीं मानेंगे, हम आपको कहेंगे आप मान लोगे, आप हमारे को कहोगे तो मान लेंगे। और गांव की व्यवस्था थी, गांव के बच्चे कैसे सुधरे रहते थे? पड़ोसी उसको मारने का हक रखता था, गलती करता था उसकी पिटाई कर सकता था, तो उसको डर रहता था कि चारों तरफ देख रहे मेरी पिटाई होगी। अब वो हक हमने छीन लिया सारों से कि मेरे बच्चे के हाथ नहीं लगाना। आप तो 24 घंटे उसके ऊपर रह नहीं सकते, 24 घंटे बच्चों पे हम तो रह नहीं सकते। उसको सुरक्षा अगर तोड़ दिया, अब वो कुछ भी कर सकते हैं। आप कितना भी डरा लो, कितना भी धमका लो, उसको कितनी अच्छी अच्छी बातें बता लो, नहीं सुनेगा। कारण उसकी सुरक्षा बाहर होनी थी। आपके पास कितने समय के लिए रहता है? सुबह स्कूल जाएगा, दोपहर को घर में, फिर ट्यूशन चला जाएगा। आपके पास तो खाना खा के सोने तक की व्यवस्था है। इतनी देर में थोड़ी 24 घंटे सेवा कर लोगे। समय दो, आप भी दूसरों का ध्यान रखो तो दूसरे भी आपके बच्चों का ध्यान रखेंगे। गाँव के अंदर नियम बनाओ, कोई भी बच्चा गलती करता है, ध्यान कौन रखता है? बुजुर्ग आदमी। बुजुर्ग आदमी क्या होते हैं? CCTV कैमरा होते हैं गाँव के। ताश खेलते, ताश नहीं खेल रहे वो ध्यान रखने कौन बेटा, कौन बेटी, कौन बहू, क्या कैसे हो रहा, बस बैठे बैठे उनसे चर्चा करो, विचार विमर्श करो। अभी गांव में क्या दिक्कत है वो बता देते हैं, अभी ये चीज गलत हो रही है, यहाँ से नशा आ रहा है, यहाँ से कुछ गलती हो रही है। तो जो भी युवा साथी हैं वो बुजुर्गों के साथ जुड़े, उनसे अनुभव लें। आप शास्त्र ग्रंथ कितना मर्जी पढ़ लो, कोई लाभ नहीं है। हमारे ये जैसे बुजुर्ग, हाँ बिल्कुल। अब हम कहते हैं छोटो भैया, हम कहेंगे तो अगला ही हमें 4 सुनाएगा। क्यों? क्योंकि हमने व्यवस्था बनाई। आप 4 सुनोगे, अगले को 8 सुनने को मिलेगी। आप नहीं सुनोगे तो वो बच्चा तो बिगड़ ही गया। बदनामी तो गांव की हुई। गांव के 10 बच्चे खराब हो गए, 10, 20 को, 40 को, कल को हमारे बच्चे। जी, यही तो बदलाव करनी है हमें। अगर मेरे ऊपर उंगली उठती है ना, मेरे माँ बाप पहले हट जाएंगे। हमारे बच्चे, मेरे को विश्वास है मेरा बच्चा गलती करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि अधिकार छीन लिए। ये अधिकार वापस दोगे तो ही वापस व्यवस्था आएगी। नहीं तो जो शहरी के अंदर होता है ना, पड़ोसी का नहीं पता होता कौन कौन है। जो बड़े बड़े देखते हैं सेक्टर बने हुए हैं, वहाँ पर कोठियां बनी हुई बहुत अच्छी, आदमी का पड़ोसी को नहीं जानता। यही व्यवस्था गांव में होने लगी, और जो वहाँ पर नुकसान है वो नुकसान यहाँ पे होगा। तो कोशिश हमें ये करनी है, अपने आप को उस प्रकृति से जोड़ो वापिस। तो कोशिश करना अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए। बताने के तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप सुनोगे, नियम नहीं करो। बस एक पिंडली का ध्यान रखना, इसको दबाओ, इसकी मालिश करो, आपका पेट ठीक होना शुरू हो जाएगा। एक्सरसाइज तो बहुत सारी है, सिखा भी देंगे, लेकिन पहले शुरुआत करो आप।
घर के अंदर से शुरुआत करो। घर के अंदर गैस के ऊपर रोटी सेक के नहीं खानी तो नहीं खानी। शुरू में बनाने वाले को थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा, 10 मिनट ज्यादा लग जाएंगे, लेकिन वो जहर नहीं देगा। हमारी कोशिश भी रहती है कि महिलाएं ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि जो चीजें मैं बोलूंगा तो उसका वो बुरा नहीं मानेगी। आप जाके घर पे अपने बहू या बेटियों को कहोगे ना, वो आपका विरोध करेंगे या वैसे नहीं मानेंगे या समझ नहीं पाएंगे। तो कोशिश करना आगे जब मिले तो परिवार के वो सब महिला को जरूर लेकर आए, अपनी चाहे बहू है बेटियां, ताकि एक कड़ी की शुरुआत करें। हमारा तो एक ही उद्देश्य है, अगर एक ही परिवार सुधर गया तो हमारा आना ठीक है। किसी का जिम्मेदार ठेकेदार नहीं बन सकते कि पूरे समाज को सुधारेंगे, पूरे गांव को सुधारेंगे, पूरे देश को सुधारेंगे, संभव ही नहीं। घर के ही नहीं सुधरते, बाहर को कैसे सुधारें। बस हमारा एक प्रयास है कि परमात्मा ने जो जीवन दिया है, कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होगा, आप प्रयास में लगे रहो। युवा साथियों की ड्यूटी बहुत ज्यादा होती है, उनको इकट्ठा करो, युवाओं को बात बताएंगे, वो भी सुनेंगे। कपड़े पहनते, जींस पहनते, टाइट कपड़े पहनते, रबड़ वाले कपड़े आते हैं, स्ट्रेचेबल नाम दे दिया, वही खून का दौरा रुके रहेगा, पैर खत्म हो जाए। जींस क्या कहती है, आसन छोटा होता है, छोटा होता तो यहाँ पर आ जाता है। जब बच्चा बैठता है, पहली बात तो सभ्य नहीं रहता, पीछे से सारे बाहर निकल जाते हैं, पहने ना पहने एक बराबर होती है। दूसरा, उसका हिप जॉइंट खराब हो जाता है। बच्चे के पैर और कूले बदलवाने पड़ेंगे उसको आने वाले समय में। तो कोशिश करो छोटे आसन वाले जो कपड़े हैं ना, चाहे पैंट है, शर्ट है, पजामा है, छोटे आसन वाले कपड़े हटा दो। नाड़े का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करो। जिस दिन नाड़े का प्रयोग किया युवा साथियों ने, रबड़ वाले कच्चे पहने ही नहीं, कभी भी नहीं पहने। तो कोशिश करो सूती कपड़ा, उसको दो। सूती कपड़ा भारत में बने, भारत का हो तो आप एक देखो रोजगार भी दो। कंपनियां आ रही है विदेश से, कई तो आयुर्वेदिक कंपनियां भी बन गई, कहती है कच्चे पहने से आयुर्वेद। अरे रबड़ तो रबड़ ही है, रबड़ से मुक्ति पानी है। ऐसे भ्रमित मत होना कि हम ये आयुर्वेद नहीं। आप स्वस्थ किस तरह रहोगे अपने आप को जानो। रबड़ आपको बीमार करता है तो करता है, उससे दूर हो जाओ। खाने वाली चीजें तो खराब करे, लेकिन वैसे ही खराब हो रहे हैं। तो अपने जीवन में नियम रखो, स्वस्थ हो जाओगे। और चीजें हम फिर से मिलेंगे, फिर चर्चा करेंगे। कोई अगर प्रश्न है को वो आप पूछ सकते हो, या हमसे कोई ऐसा शब्द बोल दिया जिससे आपको बुरा लगा, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो आगे हम तो आगे से संख्या हम भी आए, अपने परिवार के सदस्यों को लाए। हम लेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 12 बजे आ जाएंगे, 2 बजे आ जाएंगे, जिस समय आप कहो ना हम इकट्ठे हो सकते हैं, उसी टाइम आ जाएंगे। कोई जरूरी नहीं कि 9 बजे 10 बजे आओ। घर का काम कर लो, वो समय बता देना डॉक्टर साहब को कि हम इस टाइम इकट्ठे हो जाएंगे, उसी टाइम आ जाएंगे आपके पास। बस आप थोड़ी सी संख्या बढ़ाओ ताकि हर व्यक्ति ठीक हो और इन दवाइयों से बचे। घर के अंदर ये शरीर हमने कूड़ा खाना बना लिया। सिर दर्द हो रहा है, गोली खा लो, बीपी बढ़ रही है, गोली खा लो। ये शरीर है, क्या हो गया? इसके ऊपर क्यों इतना जुल्म कर रहे हो? घर का कचरा कूड़ेदान में डालते हैं, बाजार का कचरा शरीर में डालते हैं, फिर बीमार हो जाते हैं, फिर डॉक्टरों की और दवाइयाँ खाते हैं। तो गोली दवाइयों का प्रयोग कम से कम, चाहे आयुर्वेदिक है, चाहे होम्योपैथिक है, चाहे एलोपैथिक है। अगर इसको ठीक किया तो आप स्वस्थ रहोगे, नहीं तो नहीं रह सकते। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे, फिर होगी। जय श्री राम।